चलिए करें, स्टार्ट करें। तो नई यूनिट हम लोग यहां पर चालू करते हैं। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, अभी कहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पहले मेटलर्जी। मेटलर्जी के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिलेबस खत्म अपना, है ना, ज्यादा दूर नहीं है। चलिए डालिए, चैप्टर का नाम डालिए जरा, मेटलर्जी। ये डी और एफ ब्लॉक के ही अंदर ही मानते हैं अपन लोग, लेकिन ठीक है, आपकी बुक में अलग से चैप्टर दिया है तो हम अलग से पढ़ेंगे। मेटलर्जी जी क्या है मेटलर्जी? सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट इज मेटलर्जी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर या मिनरल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल और ओर? मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है? किससे ध्यान आ रहा है? 10th क्लास के बच्चों को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में अभी। गुड। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, है ना। ये सब 10th क्लास का पोर्शन है भैया। हालांकि हम इसको 12th के लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी टर्मोलॉजी आएंगी। बेनिफैक्शन क्या है, लेविगेशन क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, पायरोमेटलर्जी क्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है। इससे 10th वालों का कोई लेना देना नहीं रहता है, तो हमें बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिलेंगे पढ़ने को। मिनरल क्या है? मिनरल से मतलब है सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, है ना। जिनमें भी मेटल कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, उन सभी को हम क्या कहा करते हैं? मिनरल्स कहा करते हैं। और क्या है? और आल्सो द सब्सटेंसेस इन विच मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म। ये तो एक ही एक डेफिनेशन हो गई। मिनरल की भी वही डेफिनेशन है, और की भी वही डेफिनेशन है, बिल्कुल सही बात है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ध्यान से सुनना, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल आर नोन एज ओर। ऐसे मिनरल जिनसे इंडस्ट्रियल स्केल पे आप मेटल को निकाल सकते हो, उन सारे के सारे मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ओर कहा जाता है। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सारे के सारे ओर क्या हैं? मिनरल्स ही हैं, ठीक। लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं होते, है ना। सब मिनरल में से आप मेटल को नहीं निकाल पाते हैं, ठीक। हर क्लास में मैं एक एग्जांपल बताया करता हूं, जैसे कि पालक के बारे में हम बात करते हैं। हमें ऐसा बताया जाता है कि पालक खूब खाया करो, उसमें आयरन होता है, आपको खूब आयरन मिलेगा, है ना। तो पालक ले लो अच्छी 2-4 किलो, गड्डियों में मिलती, किलो में तो नहीं मिलती। 10 रुपए की एक गड्डी मिल रही है आजकल मार्केट में, है ना। ऐसी ले लो और एक मैग्नेट उसके पास ले जाओ, चिपक जाएगी वो मैग्नेट के ऊपर। तो फिर आयरन तो है ना उसके ऊपर, फिर मैग्नेट पे क्यों नहीं चिपक रही है? ऐसा हुआ क्या? या फिर ऐसा है कि कोई सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, फिर शाम को चाय के साथ और रात को डिनर में पालक ही पालक खा ले 2-3 महीने तक, क्या हो जाएगा? वो लोह पुरुष बन जाएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक। ब्लड में भी तो आयरन है, वो क्यों नहीं चिपक जाता है, ठीक। ये सब मिनरल्स हैं। इतना नहीं होता कि खूब सारी पालक ले ली हमने, एक्स्ट्रा खेत में पैदा कर ली तो उससे बेंचेस बनवा ली कोचिंग के लिए, है ना। ये सब मिनरल्स हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे आप इसमें मेटल को नहीं निकाल सकते। तो फिर मेटल को यदि इंडस्ट्रियल स्केल पे निकालना है तो हेमेटाइट लाओ, मैग्नेटाइट लाओ, सिडेराइट लाओ, कॉपर पायराइट लाओ, तब जाकर के इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या निकलेंगी? यहां से मेटल्स निकलेगी। समझ रहे बात को, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि यदि हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी मेटल मिलती है? बताओ। मिट्टी अपन ने निकाल ली, ऐसी खोद ली अर्थ क्रस्ट में से,
उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी मेटल मिलती है? एल्यूमिनियम। वेरी गुड। ठीक। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद बोलो आयरन। आयरन के बाद कौन है? कैल्शियम। फिर सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह ऐसी होती है ना। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कौन है? आयरन है। फिर नॉन मेटल की यदि हम बात करते हैं, नॉन मेटल में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? जल्दी से बताइए। कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है। नॉन मेटल में कॉपर क्या कर रहा भाई? नॉन मेटल में कॉपर बोल रहे, कार्बन बोल रहे, क्या बोल रहे? ऑक्सीजन मिलता भाई। नियरली 44% ऑक्सीजन है, 27% नियरली सिलिकेट ओर्स हैं। 11th में हमने पढ़ा हुआ है, नियरली 27% कौन है? सिलिकेट ओर्स हैं, सिलिकॉन। 44% के लगभग कौन है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, और फिर कार्बन, आर्बन और फलाना ढिमका ये सब चीजें मिलती चली जाती हैं, बाकी फिर कार्बन वगैरह। और एटमॉस्फेयर की यदि आप बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज में कौन है? नाइट्रोजन है। फिर किसकी बारी आती है? ऑक्सीजन की बारी आती है ना। तो इनकेस कभी कोई एमसीक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ रहे, तो थोड़ा सा सावधान रहना, पहले पढ़ लेना कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। अर्थ क्रस्ट में मेटल पूछी जा रही है, या अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल पूछी जा रही है, या एटमॉस्फेयर के अंदर हमको एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक। तो हमें समझ में आ गया कि वो सारे के सारे मिनरल जिनमें से हम मेटल को इंडस्ट्रियल स्केल पे सेपरेट कर सकते हैं, उन मिनरल्स को हम क्या कहा करते हैं? ओर कहा करते हैं। सो व्हाट इज मेटलर्जी, है ना? व्हाट इज मेटलर्जी? सो मेटलर्जी इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ओर में से हम क्या निकालने वाले हैं? मेटल निकालने वाले हैं। ठीक। अब ओर में से यदि आप मेटल निकालने वाले हैं तो कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? किसी भी मेटलर्जी के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है? बोर्ड पे देखिएगा, ओर है, और इस ओर में से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस ओर का क्या किया जाता है? किसी को याद आ रहा हो तो जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूं। वेरी गुड। ठीक, बहुत सही बात है। सबसे पहले इस ओर का किया जाता है कंसंट्रेशन। ठीक है। वॉशिंग और क्रशिंग को हम इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। और खोद के लेके आए, जेसीबी मशीनें टाइप की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, ऐसे बड़े बड़े लंप्स मिल गए, है ना, और खूब बड़े बड़े ट्रक रहते हैं, उन ट्रकों के ऊपर भर भर के लेकर के आते हैं और सीधे क्रशर के अंदर उनको भेज देते हैं। क्रशर क्या होते हैं? जो इनकी क्रशिंग कर देते हैं, बारीक बारीक उनको क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। साथ में इनको पानी की तेज धार के अंदर धोते रहते हैं। उससे फायदा क्या होता है? जितना भी वाटर सॉल्युबल पार्ट है, वाटर सॉल्युबल जो पोर्शन है, वो सब क्या हो जाता है? हट जाता है ना। क्योंकि वाटर सॉल्युबल पोर्शन में से हम मेटल को निकाल नहीं सकते। हम मेटल को जो है कौन से पोर्शन में से निकालते हैं? जो वाटर इनसॉल्युबल पोर्शन होता है उसमें से निकालते हैं। ठीक है ना। तो ग्राइंडिंग और क्रशिंग कर दी, ग्राइंडिंग क्रशिंग कर दी और वॉशिंग कर दी, धो दिया। ठीक। अब इसमें जो इंप्यूरिटीज हैं उनको क्या कहा जाता है? गैंग। क्या टर्म यूज करोगे उसके लिए? आप गैंग टर्म यूज करोगे, GNGUE, गैंग। और गैंग का सेपरेशन करना और ओर का एनरिचमेंट करना, एनरिचमेंट ऑफ ओर इज नोन एज व्हाट? कंसंट्रेशन। ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ओर इज नोन एज व्हाट? कंसंट्रेशन। कौन कौन सी मेथड यूज होती है कंसंट्रेशन के लिए? होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 बताने वाला हूं। 4 मेथड हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन की, चारों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बाबू। फर्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। पहली मेथड क्या होती है यहां पर? मैग्नेटिक सेपरेशन होती है। वेरी गुड। सेकंड इज, शाबाश,
फ्रोथ फ्लोटेशन। फर्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, सेकेंड इज फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है। थर्ड इज, बोलो 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 बोलो, थर्ड इज लीचिंग। भयंकर इंपॉर्टेंट है। फ्रोथ फ्लोटेशन भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, डिप्रेसेंट पूछा जाएगा हमसे इसके अंदर। और लीचिंग के अंदर दो मेथड, या तो हॉल मेथड या फिर बायर्स प्रोसेस या सरपेक प्रोसेस या फिर मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, है ना, आएगा अभी सब चैप्टर में। आप ऐसा मत सोचना कि सड़ियल सा चैप्टर है और हो गया वो तो, दमदार चैप्टर है ये भी। तो लीचिंग, और लीचिंग के अलावा एक और मेथड होती है, जल्दी से बताइए, लेविगेशन। लीचिंग के अलावा एक और कौन सी मेथड होती है, लेविगेशन। ये चार मेथड्स रहेंगी जिनकी हेल्प से हम लोग ओर का एनरिचमेंट करेंगे। एनरिचमेंट से यहां मीनिंग क्या है, ओर का हम कंसंट्रेशन करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। एक बार जब ओर कंसंट्रेट हो जाता है तो फिर उस कंसंट्रेटेड ओर का किया जाता है, जल्दी से बोलो, कंसंट्रेटेड ओर का क्या किया जाता है, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या किया जाता है, उस कंसंट्रेटेड ओर का ऑक्सीडेशन किया जाता है। ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए कोई बता सकता है कितनी मेथड्स होती हैं, जल्दी से बताइए। 2 मेथड्स होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। कौन कौन सी 2 मेथड होती हैं भैया, कोई बताना चाह रहे हैं, हाथ ऊंचा कर रहे हैं, शाबाश, मोबाइल में दिख रहा है मुझे। कौन कौन सी 2 मेथड होती हैं? वेरी गुड। ठीक, फर्स्ट इज रोस्टिंग एंड सेकेंड इज कैल्सिनेशन। ठीक है, तो 2 बहुत ही फेमस मेथड होती हैं किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर के लिए। फर्स्ट मेथड कहलाती है रोस्टिंग और सेकंड मेथड क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीडेशन यदि एक बार हो गया है तो ऑक्सीडेशन के बाद जल्दी से बोलो क्या किया जाता है ओर का, शाबाश, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद ओर का क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है ना। करते हैं रिडक्शन। मेथड बताओ, रिडक्शन के लिए कौन कौन सी मेथड होती हैं? क्यों, हो गया ना सबके स्कूल में? ठीक, स्कूल में हो गया होता तो फिर हमारी क्या जरूरत थी, है कि नहीं। रिडक्शन के लिए सबसे फेमस मेथड होती है स्मेल्टिंग। क्या होती है, स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग को कार्बन रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। स्मेल्टिंग को क्या कहा जाता है, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस या मेथड। और ये एक स्पेशल टाइप की फर्नेंस में करवाई जाती है और उस फर्नेंस का नाम होता है, शाबाश, ब्लास्ट फर्नेंस। क्या नाम होता है उस फर्नेंस का, ब्लास्ट फर्नेंस। ठीक, तो ऐसा नहीं कि फूट जाती है फर्नेंस, है ना, कुछ और बात है यहां। ब्लास्ट का कोई और मीनिंग है, ब्लास्ट ब्लास्ट नहीं होते भैया, है ना। ठीक, अफगानिस्तान नहीं है, फर्नेंस है वो। तो पहली जो प्रोसेस होती है रिडक्शन के लिए, जो मेथड यूज की जाती है वो होती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, है ना। जिन बच्चों ने 10th में पढ़ाई की होगी उन्हें मालूम होगा कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की क्या शर्त होती है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की शर्त होती है बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, लेकिन दोनों की शर्त होती है बिलो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है बात? ठीक है ना। लेकिन स्मेल्टिंग में से एस हटा दो, स्मेल्टिंग में से एस हटा दोगे तो क्या बचेगा, मेल्टिंग। ठीक, तो इसमें तो हम मेल्टिंग ही कराने जा रहे हैं, है ना। सेकेंड, दूसरी एक और बहुत फेमस मेथड होती है, शायद आप लोग नाम से परिचित हों। स्मेल्टिंग है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, दूसरी है
मेटल रिडक्शन प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में आ रहा है, मेटल रिडक्शन प्रोसेस। और मेटल रिडक्शन प्रोसेस को हम कहते हैं, वेरी गुड, रेल लाइंस, बिल्कुल सही बताया, रेल लाइन को जो जोड़ने में काम आती हैं, थर्माइट वेल्डिंग। क्या नाम है उसका, थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग। ओके, और तीसरी और आखिरी चीज वही जो मैंने सरफेस केमिस्ट्री में भी बताया था, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनका यही काम आएगा भविष्य में। क्या, जल्दी बताओ, ऑटो। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या आती है यहां पर, ऑटो रिडक्शन, है कि नहीं। तो रिडक्शन की 3 डिफरेंट मेथड्स होती हैं। स्मेल्टिंग से रिडक्शन आप कर सकते हैं, मेटल रिडक्शन आप कर सकते हैं, और ऑटो रिडक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन से हमको मेटल मिल जाती है, रिडक्शन से मेटल आपको मिल जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मेटल और ज्यादा प्योर हो, क्योंकि रिडक्शन मेथड से जो मेटल्स मिला करती हैं वो प्योर नहीं होती हैं, वो अपने इम्प्योर फॉर्म में रहती हैं। सस्ते वाले सामान बनाने में उनका यूज कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो और ज्यादा प्योर हो, और ज्यादा प्योर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। इस तरफ लिख दूं, एंड दैट इज, क्या नाम है, जल्दी से बताओ, प्यूरिफिकेशन। क्या नाम है, प्यूरिफिकेशन। ठीक, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। ठीक, अब रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी आप मेथड यूज कर सकते हैं, बहुत सारे नाम चले आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन के लिए एक कॉमन मेथड होती है कॉपर की मेटलर्जी में, जिससे हम लोग यूज किया करते हैं, इसका नाम है पोलिंग प्रोसेस। क्या नाम है, पोलिंग प्रोसेस। ठीक है, बताएंगे क्या होता है पोलिंग प्रोसेस, ऐसे बोल के समझ में नहीं आएगा, है ना। सेकंड, जो बार बार आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। 99.9% तक प्योर मेटल हमको मिल जाया करती है इससे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। ठीक है, थर्ड, जोन रिफाइनिंग। थर्ड क्या होती है, जोन रिफाइनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, 100% प्योर मेटल विदाउट एनी डाउट इस मेथड से मिला करती है, जोन रिफाइनिंग। एंड अनदर नेम फॉर जोन रिफाइनिंग इज, बोलेगा कोई, मालूम है किसी को, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जोन रिफाइनिंग। इसके अलावा 2 मेथड और होती हैं, वो दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग। उनमें से एक है, कहां लिखूं, यहां लिखूंगा, अच्छा AB3-4 आ गया, ABCD। ठीक, इसका नाम है, रेड से लिख देता हूं, मोंड प्रोसेस। कौन है, मोंड प्रोसेस। ओके, और एक और होती है, अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं तो सोचो हो गया आप जा रहे घर, एक और होती है, दैट इज वॉन आर्कल प्रोसेस। कौन सी होती है, वॉन आर्कल प्रोसेस। ये छोटी सी मेटलर्जी आपको पढ़ना है ना। ये वो है जो आपका सिलेबस है, विदाउट एनी डिलीटेड पोर्शन। इसके अलावा 11th क्लास में आपने जो फ्री एनर्जी पढ़ी थी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना, उसके एप्लीकेशंस हैं, क्या उसका यूज है वो मैं बताऊंगा। और जैसे डी ब्लॉक में मैंने आपको 2 एडिशनल चीजें पढ़ाई, KMnO4 और K2Cr2O7, ऐसे ही इस पोर्शन में मैं आपको 3 एडिशनल चीजें पढ़ाऊंगा, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी और आयरन की मेटलर्जी। मतलब 1.5 क्लास एक्स्ट्रा लगेगी हमारी, ठीक है ना। तो इतना पढ़ना है भाई, ये तो मिनिमम है, ये आपकी एनसीईआरटी में छपा हुआ है।
इसके अलावा एक एलिंघम डायग्राम है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना, और 3 एडिशनल बातें मेरी तरफ से। ठीक, चलो शुरू हो जाओ जरा। चैप्टर का नाम डाला हुआ है मेटलर्जी। लिखे एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, extraction of pure metal from their ore, is known as metallurgy. Is known as metallurgy. ठीक है, साइड हेडिंग डाली है मिनरल्स। लिखें substances in which metals present in combined form, are called minerals, ठीक है। फिर हेडिंग डाली और लिखो मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be obtained on industrial scale, are called ore, ठीक है। वापस सैरो का साइन बना के लिखिए, all ores are minerals, but all minerals are not ore, ठीक है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। क्लियर है? चलिए एरो का साइन बना के लिखिए। फिर फ्रॉम ओर मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड इन इट्स प्योर स्टेट, by following steps, ठीक है। ये चार्ट ऐसा कैसा बनना चाहिए आपकी कॉपी के अंदर, फटाफट एकदम। ये अर्थ क्रस्ट में मेटल और नॉन मेटल का वो है, कौन ज्यादा मिलते हैं कौन कम मिलते हैं, है ना, ठीक है। ये चार्ट एज इट इज बना लीजिए जरा जल्दी से।
मिनिमम 3 क्लासेस लगेंगी भाई इस यूनिट में, 4 भी हो सकती हैं। काय में भी है? जेई में 2 आ सकते हैं। यही टॉपिक? हाँ, कुछ नहीं बोल सकते बेटा। कभी मॉन्ड प्रोसेस भी पूछा गया है, वॉन आर्केल भी पूछा गया है, एलिंघम डायग्राम पूछा गया है, पल्वराइजेशन पूछ लिया गया, व्हाट इज पल्वराइजेशन, कुछ तो भी पूछ सकते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं लगते हम।